तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप स्टेट लेवल पर कोई परीक्षा दे रहे हो या फिर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो आज की ये जो डिस्कशन है, आज की जो ये चर्चा है, वो एसएससी को खास कर टारगेट करके डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहां से हर हाल में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर आप रिसेंट एग्जाम देखेंगे तो वहां से क्वेश्चन बना है। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो उस पर विशेषकर चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर जहां से प्रश्न बन सकता है या बनने की संभावना है। तो आपको बता दें कि कौन कौन से बिंदु पर डिस्कस करेंगे। पहली चीज क्या है दोस्तों, आपको लिखना कुछ नहीं है, जो भी लिखने वाला काम है मैंने लिख लिया है, यानी नोट्स जो है वो मैंने बना लिया है, जो जो महत्वपूर्ण था मैंने पहले से बना लिया है। तो आज इन्हीं सारी बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना भी पढ़ेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, दुग्ध उत्पादन भारत में कैसे इसका विकास हुआ और विश्व में कहां पर हुआ पहली बार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यहां से क्वेश्चन बनता है, सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे। आरबीआई क्या है, बैंक कब मर्ज हुआ, किस सन में हुआ, मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ, ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। आर्थिक सुधार और कृषि सुधार, जीएसटी, ढांचागत सुधार, जीएसटी से हर बार क्वेश्चन बन रहा है, अभी जीडी का एग्जाम आया था उसमें भी देख लीजिए, जीडी में बना है क्वेश्चन। आर्थिक सुधार और जीएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने चाय वाय ले लिया है, अब आप लोग भी चाय वाय लेकर बैठे, तो पूरा कम से कम दोस्तों 1 से 1.5 घंटे में खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है महत्वपूर्ण चीज, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है दोस्तों कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है, इन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यानी किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए, हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। देखिए सबसे पहले देखिए अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र मैंने लिख रखा है, इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का हिंदी में अर्थ होता है अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब अध्ययन, धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं, बराबर अर्थशास्त्र। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अर्थशास्त्र क्या है, तो धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। यह आर्थिक से संबंधित है, आर्थिक मतलब आर्थिक उसी को कहते हैं जो धन से संबंधित होता है। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। अब बात करें भारत में अर्थशास्त्र की शुरुआत कैसे होती है, तो भारत में सबसे पहले चाणक्य थे, चाणक्य का नाम सुने होगा, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। भारत में जो अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई है, यानी चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर आधारित है, राजनीति पर। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये राजनीति पर था। और किस वंश में था, मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर गद्दी पर बैठे थे। तो जो अर्थशास्त्र था, उस अर्थशास्त्र की मदद से ही वहां पर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो इंग्लिश का इकोनॉमिक्स शब्द है, यह शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा ओकोनोमिया से लिया गया है, जो कि ग्रीक या यूनानी भाषा से लिया गया है। तो क्लियर है इतना सभी को। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बन जाए कि कहां पर इंग्लिश शब्द किससे बना है, तो इकोनोमिया ग्रीक या यूनानी है, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स, हिंदी में है धन प्लस अध्ययन, यानी धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए
अब बात करते हैं विश्व में सबसे पहले 1776 में एक अर्थशास्त्री हुए, 1776 में एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था एडम स्मिथ। नाम तो सुना ही होगा, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ ने 1776 में पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ओवरऑल अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो इन्हीं को कहा जाता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। आगे इस पर भी चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं आगे, एक अर्थशास्त्री हुए थे, रेगनर फ्रिस्ट था, रेगनर फ्रिस्ट। इनके आधार पर जो अर्थव्यवस्था थी, इन्होंने दो भागों में बताया, दो प्रकार से, एक व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि जो है ये अर्थव्यवस्था का लघु रूप है और समष्टि जो है बड़ा रूप है। व्यष्टि में आता है व्यक्तिगत अध्ययन, जैसे व्यष्टि अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत अध्ययन आता है, जैसे मांग हो गई, व्यक्तिगत जो भी अध्ययन होगा वो इसी में आता है, व्यक्तिगत अध्ययन। जैसे कि मांग बाजार, कीमत, उपयोग और उपभोग। समष्टि में आता है, समष्टि जो आता है, समष्टि में जो भी बड़े स्तर के, जैसे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें आता है राजकोषीय नीति, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, यानी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है, सारे कुछ समष्टि में आता है। जेएम कीन्स का नाम सुना होगा, जो समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उनको जेएम कीन्स को माना जाता है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया है। जेएम कीन्स को ही माना जाता है इसका जनक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस कर लिया, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझ लिया। बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है और इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको दिख ही रहा होगा। अर्थव्यवस्था के प्रकार देखिए, सबसे पहले क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे सारे लोग। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। देखिए, नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है, नियंत्रण के आधार पर, यानी कि कंट्रोल सिस्टम पर, नियंत्रण के आधार पर ये तीन प्रकार से है। नंबर एक पर कौन सी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था, इसको उदारवादी भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन उदारवादी से ही बनेगा। और दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी है, समाजवादी या राज्यवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या राज्यवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कंट्रोल सिस्टम है, ये सरकार अपने हाथ में न रखकर निजी क्षेत्रों को दे देती है। यानी जहां पर पूंजीगत अर्थव्यवस्था वो निजी क्षेत्र का कंट्रोल रहता है। इसका सटीक उदाहरण है जैसे यूएसए, यहाँ पर जो है निजी क्षेत्र को पूरा नियंत्रण दिया जा चुका है। और यहाँ इसका जो उद्देश्य होता है इस अर्थव्यवस्था का, इसका उद्देश्य होता है सिर्फ लाभ कमाना, लाभ। अभी हाल ही में जो भारत है वो भी इसी क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा सक्रिय हो रहा है, बढ़ रहा है, जो कि बड़े लोगों के लिए ठीक है, लेकिन एक आम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, निजी क्षेत्र उद्देश्य लाभ कमाना।
यूएसए इसका सटीक उदाहरण है। ठीक है, इसके जो जनक अभी हमने आपको बताया था एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है। ठीक, अब बात करते हैं, इसे उदारवादी भी कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर फुली कंट्रोल सरकार का होता है, मतलब सरकार का मतलब नहीं, पब्लिक नियंत्रण होता है। किसका? सार्वजनिक नियंत्रण होता है। सार्वजनिक नियंत्रण, यहां पर जो कंट्रोल होता है सार्वजनिक होता है। और इसका जो सटीक उदाहरण है, इसका जो उद्देश्य है लोकहित का काम करना, लोकहित। और इसके जो उदाहरण है वो रसिया है। और इसके समाजवादी या राज्यवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। यह सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने दिया है। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजी प्लस समाज दोनों आता है, यानी कि पूंजी के साथ में समाज का भी विकास करना है। यानी कि पूंजी वाले क्षेत्र को, यानी कि जो निजी क्षेत्र है उनको भी बहुत सारी संपत्तियां दे दी गई हैं, अधिकार है। और समाजवादी है, मतलब सार्वजनिक यानी लोक कल्याण का काम भी करना है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों रूप सक्रिय हो, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सक्रिय हो, सार्वजनिक क्षेत्र, तो ये हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका उद्देश्य क्या है? लाभ भी कमाना है और लोकहित का काम भी करना है। लाभ कमाते रहिए और लोकहित भी करते रहिए। इसके जो जनक हैं वो है जेएम कीन्स। रट लेना, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन। जेएम कीन्स, समाजवादी के कार्ल मार्क्स, पूंजी के एडम स्मिथ और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं जेएम कीन्स। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो सटीक उदाहरण है भारत जैसा देश है। अब कुछ देश और बचते हैं जिनको और करेंगे। समाजवादी अर्थ सरकार में यहां पर जो कोई भी वस्तु का मूल्य है वो सरकार तय करती है, और यहां पर जो है वो निजी क्षेत्र करते हैं। पूंजीवादी में मांग और आपूर्ति के आधार पर बढ़ती या घटती है, मतलब मांग और आपूर्ति के आधार पर ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। मांग और आपूर्ति के आधार पर, जैसे मांग बढ़ गई आपूर्ति कम हो जाएगी तो रेट हाई हो जाएगा। आपूर्ति घट गई तब भी रेट हाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समाजवादी। ये हो गया मिश्रित मूल्य में निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलकर रेट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, बाजार प्लस सरकार दोनों रेट को तय करती है। एक अर्थव्यवस्था है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कम्युनिस्ट भी कहते हैं। कम्युनिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकार तानाशाह हो जाती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, सरकार तानाशाह हो जाती है, सामान्य हो जाती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि एक देश है उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। एक है चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में, 8 सदस्य हैं उसके। और चाइना में एशिया की सबसे बड़ी नदी बहती है। और चाइना का जो राष्ट्रीय गेम है पिंग पोंग या टेबल टेनिस है। और तो जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है वो उत्तर कोरिया और चाइना में है। यहाँ पर जो सरकार है वो तानाशाह रहती है, यानी अंतरिम पावर सरकार के पास है, यानी सभी कुछ शक्ति सरकार के हाथों में निहित है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक। आइए अब बात करते हैं, एक सेकंड, आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार की होती है। एक ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली यानी ओपन में क्या है?
ओपन और क्लोज इकोनॉमी। क्लोज ओपन में होता है जहां पर आयात निर्यात विदेशों से होता है, यानी कि दोनों देशों से आयात निर्यात, कोई भी विदेश है वहां से भी चल रहा है साथ साथ में दोनों चीजें। इसमें क्लोज इकोनॉमी में आयात निर्यात नहीं होता है, किसी देश से अपना ही पूरा काम करना पड़ता है, खुद पर आधारित है। तो ये समझ गए, ठीक है। विदेशी संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है वो इतने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, आयात और निर्यात, यानी ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। आइए चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से, यहां से आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, ये जो डिस्कशन है वो महत्वपूर्ण टॉपिक पर ही कर रहे हैं और यहां से यकीन मानिए कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक, आइए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या हैं इस पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। थोड़ा सा सामने जो पोडियम है वो गड़बड़ हो गया था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, देखिए दोस्तों क्षेत्र कौन से हैं। क्षेत्र तीन है, एक है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक यानी फर्स्ट, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना और समझ लेना चीजों को कहां कहां से। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं कृषि को। जीडीपी में इसका जो योगदान है टोटल वो है 17%। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। भारत में इसका योगदान 17% है। जीडीपी में टोटल रोजगार जो मुहैया करा रहा है 51% करा रहा है। और इसका जो, इससे प्राथमिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी मुख्य है। और इसका जो क्षेत्र है वो है कृषि, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन और खनिज भी इसी में आता है। खनिज और एक चीज वन आता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहते हैं। भारत के जीडीपी में 17% का योगदान है। रोजगार के मामले में 51% रोजगार दे रहा है सभी को। भागीदारी की बात करें तो जीडीपी 17% है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है। विनिर्माण यानी उद्योग क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है निर्माण क्षेत्र, जिसका निर्माण किया जाए औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे रेल, सड़क, जल, बिजली, पार्क और गैस आपूर्ति। थोड़ा सा समझ लेना दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पर। देखिए जो कृषि क्षेत्र है, जो कृषि से संबंधित वो कृषि में आएंगे, लेकिन जो जल है, पार्क है, पार्क ध्यान रखना, पार्क आपको लगेगा कृषि में है लेकिन ये उद्योग क्षेत्र में आता है। पार्क बनाया जाता है, रेल बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, गैस बनाई जाती है आपूर्ति, और जल का भी आजकल सप्लाई हो रहा है। तो ये भी कृषि क्षेत्र में नहीं आता है, औद्योगिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। बात करें तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर है ये, सर्विस प्रोवाइडर। इसमें क्या क्या आता है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान है 54%। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो 54% है रोजगार के मामले में, ठीक है। यह अपनी सेवा प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र को देता है। जैसे कि बात करें परिवहन, बैंकिंग, होटल
और मनोरंजन, मनोरंजन भी इसी में आता है। मनोरंजन जो आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो एक प्रकार की सेवा है वो संस्थानों की कि वो आपको मुहैया करा रहे हैं और उसका पैसा लेते हैं। और दो चीजें हैं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य भी इसी में आता है। शिक्षा भी एक सेवा क्षेत्र है और स्वास्थ्य, देखिए ये आपको सर्विस तो ही दे रहे हैं कि आप पढ़ने आते हैं, पैसे ले लेते हैं, तो हम आपको सेवा दे रहे हैं, ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ना कुछ खरीद रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है। एक है चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र को कहते हैं नॉलेज सेक्टर। नॉलेज सेक्टर मतलब जिसका कार्य दिमाग से होता है, जैसे वैज्ञानिक हो गए, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो कुछ आविष्कारक हैं, वो चतुर्थ सेक्टर में आता है, वो भी देश के लिए जरूरी है। पंचम क्षेत्र भी है, ऐसे क्षेत्र जहां पर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और वह सीधे सीधे इसको प्रभावित करता है। अब इन सभी चीजों को हटाते हैं और चर्चा करते हैं बैंकिंग पर। बैंकिंग प्रणाली क्या है, ठीक है। बैंकिंग पर बैंकिंग प्रणाली, आइए बैंक की कार्य प्रणाली को बैंकिंग कहते हैं। देखिए बैंकिंग में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे बैंकिंग किसे कहेंगे, बैंक और बैंकिंग। देखिए दोस्तों, बैंक किसे कहते हैं, जहां पर पैसा जमा या उधार लिया जाता है उसे बैंक कहते हैं। बैंकिंग प्रणाली है उसके कार्य करने के तरीका यानी सिस्टम को बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, ठीक है। समझते हैं आगे को, ठीक है। बैंक की कार्य प्रणाली को बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। कार्य प्रणाली को बैंकिंग, कार्य प्रणाली क्या है, बैंक का जो काम है वो जमा करना पैसे को और ऋण देना है, ठीक। दिख रहा है आपको, एक बार चेक कर लें। ठीक है, दिख रहा है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले बैंक की शुरुआत क्या हुई, बैंक कहाँ बना, किसने इसका कॉपी किया, सारी चीजें करेंगे कि कौन इसको कंट्रोल करता है, क्या है। सबसे पहले जो आधुनिक बैंक है, इटली में एक बैंक ऑफ वेनिस खोला गया था। 1157 में इटली में खोला गया था बैंक ऑफ वेनिस, ठीक है। बैंक ऑफ वेनिस को खोला गया था सबसे पहले, ठीक है। भारत में इतिहास क्या है, 1770 में पहला मॉडर्न, भारत में जो है 1770 में पहला मॉडर्न बैंक खोला गया था। खोला गया जो 1831-32 में खत्म हो गया। 1770 में पहला मॉडर्न बैंक खोला गया जो 1831 से 32 में खत्म हो गया, ठीक है। मतलब समाप्त हो गई, उसकी सेवाएं खत्म कर दी गई। यहां से है शुरुआत। सबसे पहले इटली में खोला गया था बैंक ऑफ वेनिस 1157। भारत में है 1770 में मॉडर्न बैंक खोला गया जो कि 1831-32 में समाप्त हो गया। यह बंगाल में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए, 3 प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है। उसका नाम है, सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद है बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। ध्यान रखना, बैंक ऑफ बंगाल, बी से बंगाल, बी से बॉम्बे, एम से मद्रास, ठीक। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये सबसे पहले खोला गया था 1806 ईस्वी में। ये 1806 यानी बैंक ऑफ बंगाल जो है, बैंक ऑफ बंगाल 1806, ये 1840 बॉम्बे वाला और 1843, यानी बंगाल जो है 6 में, बॉम्बे 40 में और मद्रास 1843 में। इन सभी को मिलाकर क्या बना दिया गया, ठीक है। 1921 में इनका विलय कर दिया जाता है। ये तीनों बैंक को विलय कर दिया जाता है और बना दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बना दिया जाता है, जो कि सरकारी बैंक है और सबसे बड़ा बैंक है। इसकी सबसे ज्यादा शाखा भी है, सरकारी बैंक।
तो ध्यान रखना कि इंपीरियल स्टेट बैंक का जो पुराना नाम है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को। तीन प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए थे 1806 में, और बॉम्बे बैंक, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1840। 1840 में बंगाल आया, 1806 में बंगाल आया, 1840 में बॉम्बे आया और 1844 में मद्रास आया। सबसे पहले 1806 में बंगाल, 1840 में बॉम्बे और 1843 में आपका मद्रास आ गया। 1921 में तीनों को मिलाकर बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1 जुलाई 1955 को सरकार इसको अधिग्रहण करके राष्ट्रीय बैंक कर देती है, यानी सरकार वित्त पोषित हो जाता है, और 1 जुलाई 1955 को यह होता है। अब देखिए, ये ही इतना इंपॉर्टेंट था, यहां से क्वेश्चन बन सकता था। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं थोड़ा सा। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक फैजाबाद प्रथम बैंक जिसका भारतीय ने किया। पीएनबी लाहौर में खोला गया था, हेडक्वार्टर वर्तमान दिल्ली में है। संस्थापक है लाला लाजपत राय। मैं कुछ पॉइंट है जिसे पढ़ रहा हूं, आप सुन लेना। पीएनबी एक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में लाहौर में ओपन हुआ था, जिसको खोले थे लाला लाजपत राय। दयाल सिंह। पीएनबी प्रथम भारतीय बैंक था। अब बात करते हैं जब बैंक बन चुका था। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई खोला गया था, जो प्रथम स्वदेशी बैंक था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रथम स्वदेशी बैंक था। अब बात करते हैं कि इतने सारे बैंक बन गए तो इनको कौन कंट्रोल करे। अपने मनमानी कर रहे थे सभी लोग अपना मनमानी कर रहे थे। तो इसीलिए एक सरकार जो है बहुत चालाक होती है, उसने एक एक्ट लाया जिसका नाम था आरबीआई एक्ट। सरकार ने 1934 में एक एक्ट लाया जिसका नाम था आरबीआई एक्ट। देखेंगे ध्यान से, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 सरकार द्वारा लाया गया था ये, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसकी जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को होती है, ठीक है। ध्यान रखना 1 अप्रैल 1935 को होता है। इसका राष्ट्रीयकरण जो होता है 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण क्या है? जब किसी भी प्राइवेट क्षेत्र में सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% से अधिक कर देती है तो वो सरकार के अधिग्रहण में चली जाती है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ये किसके सिफारिश पर बनाई गई थी? ये जो आरबीआई एक्ट आया था, और आरबीआई की ये 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हो गई। आरबीआई एक्ट 34 में आया, स्थापना 1935 में हुई। 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हो गया। यंग हिल्टन कमेटी या शाही समिति जिसे भी बोलते हैं, या आया था, ठीक है। आरबीआई को केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, या सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक, ठीक, केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीयकरण मतलब होता है निजी संस्था में 50% से अधिक भागीदारी को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ था, ध्यान देना। बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 2 चरण में हुआ था। 2 चरण में हुआ था। 2 चरण में कौन कौन थे? पहले चरण में हुआ था 14 बैंकों का विलय। ये कब हुआ था? पहला चरण में 14 बैंक का विलय हुआ था। 14 बैंक का 50 करोड़ की टोटल पूंजी थी, ठीक है। 50 करोड़ की राष्ट्रीयकरण कब क्या हुआ था? 19 जुलाई 1969 को इसका पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें 14 बैंक को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। उस समय जो वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई थे, उन्होंने इसका विरोध किया था और इस्तीफा दे दिया था मोरारजी देसाई ने। उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे एल के झा थे, ठीक। दूसरी बार में जब एक बार 14 बैंक हो गया था, उसके बाद दूसरा चरण 6 बैंक का विलय हुआ था। 6 बैंक का टोटल 200 करोड़ की कुल पूंजी के साथ विलय कर दिया गया था, ठीक है। उस समय जो प्रधानमंत्री थे
ठीक है। यहाँ पर मोरारजी देसाई उस समय वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर FM थे, ठीक है। जब 6 बैंक का विलय हुआ था तो उस समय जो PM थी वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी उस समय वित्त मंत्री थे RKB रमन, क्या नाम है, आर बेकेंट समर, इनका नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक, लिख रहा हूँ, देख लेना। गवर्नर कौन थे, IG पटेल, ये इंपॉर्टेंट है। उस समय जो गवर्नर थे, RBI के गवर्नर थे, वो पहले वाले में LK झा थे और दूसरे वाले में IG पटेल थे। और ये कब हुआ था, डेट है 15 अप्रैल 1980। ये दो चीजें आप याद रखना, 1980। देखिए पहली बार में 50 करोड़ की पूंजी के साथ 14 बैंकों का विलय हुआ था 19 जुलाई 1969, 70 से एक कम, 19 जुलाई 1969। FM मोरारजी देसाई थे, इस्तीफा किसको, उन्होंने विरोध किया, इस्तीफा दे दिया। RBI के जो उस समय गवर्नर थे LK झा। दूसरी बार में कब होता है, 15 अप्रैल 1980 को, यानी 11 साल बाद 15 अप्रैल 1980 को होता है। 200 करोड़ की कुल पूंजी के साथ PM इंदिरा गांधी थी, वित्त मंत्री R वेंकट समर थे, IG पटेल गवर्नर थे। इतना याद हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय बैंक है उनकी संख्या 12 है, या सार्वजनिक दोनों है। देखिए उनका सबका विलय कर दिया गया है। बैंकों का विलय कब हुआ, अप्रैल 2017 में SBI में 5 सहयोगी बैंक विलय हुए। 2013 में भारतीय महिला बैंक, 1 अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा या विजया बैंक या देना बैंक विलय हुआ। सबसे बड़ी बात है 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंक का विलय हुआ। 1 अप्रैल 2020। देखिए जो भारत में अपना जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को माना जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष माना जाता है अपने भारत में बैंकिंग क्षेत्र में। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, 1 अप्रैल 2020 में 10 बैंकों का विलय हो गया। 10 बैंक का विलय हो गया। मैं नाम पढ़ रहा हूं 1 by 1, ध्यान देना। देखिए OBC और UBI में विलय हुआ, PNB में विलय हो गया, ठीक है। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक में मिल गया, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मिल गया, ठीक। देखिए अब बात करते हैं RBI की, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। RBI आपको बता ही दिया कि RBI एक्ट 1934 में आया था। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हो गया था इसका। पहले राजधानी इसकी कोलकाता थी। 2 साल के लिए 1935 से 37 तक कोलकाता थी। उसके बाद इसको जो बना दिया गया, कहाँ की, दिल्ली, उसकी मुंबई को ट्रांसफर कर दिया गया। वर्तमान समय में इसकी ठीक है। पहले इसमें 5 करोड़ की पूंजी के साथ, 5 करोड़ की पूंजी के साथ ये ओपन किया गया था। सोचिए दोस्तों, बैंकिंग एक, उसके बाद एक एक्ट आता है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में। इसमें क्या है, इसमें जो है बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रखना ये कब आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ये 1949 में आता है। यहाँ से RBI को शक्ति मिल जाती है बैंकों पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, नियमन की शक्ति है। RBI का नियंत्रण निर्देशक मंडल 21 का होता है, 21 सदस्य होते हैं, ठीक है। गवर्नर कितना होता है, 1 गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 1 गवर्नर होता है, 21 मंडल निर्देशक होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति का अध्यक्ष यही होता है। सबसे पहले इस समय जो है 4 गवर्नर, TB रविशंकर, महेश कुमार जैन, डॉक्टर MD पत्रा और M राजेश्वर राव। इसका जो लोगो है बाघ प्लस ताड़ का पेड़ होता है। RBI गवर्नर की बात करें, सबसे पहले सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सबसे पहले जो थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। उनका जो था काल 1935 से 37 तक थे, 37 तक थे। दूसरे कौन से थे, सेकंड थे सर जेम्स टेलर, जो कि 37 से 43 तक थे, 1937 से 43 तक थे, ठीक, याद रखना। उसके बाद CD देशमुख, जो कि भारत के पहले थे। CD देशमुख जो कि 1943 से लेकर 5 सालों तक रहे थे, 1943 से लेकर 49 तक, यानी 6 वर्ष तक रहे, ठीक। 24वें जो भारत के गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल और 25वें समय शक्तिकांत दास है, ठीक।
तो इतना से क्वेश्चन बने तो आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है स्मिथ थे 35 से 37, जे.एस. टेलर थे 1937 से 43, सी.डी. देशमुख 49 तक थे, 6 सालों तक रहे हैं, ये 49 है। और 24वें उर्जित पटेल हैं, 25 शक्तिकांत दास है। देखिए आरबीआई के कार्य क्या क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखना। देखिए नोटों का निर्गमन जारी करना। देखिए नोटों का आरबीआई के जो कार्य हैं ये भी महत्वपूर्ण है। नोटों का निर्गमन करना, ठीक, नोटों का निर्गमन मतलब जारी करना। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के नोट प्लस सिक्के, ये वित्त मंत्रालय के अंदर आते हैं, जिन पर सिग्नेचर वित्त सचिव का होता है। ठीक है, वित्त सचिव का होता है। ठीक, अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, साख का नियंत्रण करना, जबकि निर्माण कॉमर्शियल बैंक करता है। मौद्रिक नीति बनाता है, मुद्रास्फीति नियंत्रण और मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करता है। मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण। मौद्रिक नीति के उपकरण है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या CRR, SLR, OMO। बैंक रेट क्या है, जिस पर आरबीआई दीर्घकालीन पैसा उधार देता है। रेपो रेट क्या है, जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को 15 दिनों के लिए मैक्सिमम पैसा उधार देता है। रिजर्व रेपो रेट क्या है, जिस पर अन्य बैंक आरबीआई को अपना थोड़ा सा पैसा दे देते हैं जिस रेट पर रखने के लिए। नगद CRR, नगद आरक्षित अनुपात, अन्य बैंक अपने पास जमा पैसों का कुछ भाग आरबीआई के पास जमा रखते हैं। SLR, तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। SLR वह पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रखते हैं, चाहे नगद स्वर्ण प्रतिभूति के रूप में रख सकते हैं। ठीक, SLR है जो कि कमर्शियल बैंक है वो नगद, या फिर इसका है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्पेशल बैंक की बात करें, अभी जीडी के एग्जाम में इसका फॉर्मूला वो आया था। OMO क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार क्रिया, या आरबीआई प्रतिभूतियों के ऊपर बेचता करता है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक। ठीक है, ये नाबार्ड में आता है। आगे बात करते हैं नाबार्ड की। देखिए दोस्तों मैं मेंशन कर रहा हूं, ध्यान देना। नाबार्ड NABARD, नाबार्ड। ठीक, नाबार्ड जो है, नाबार्ड को है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना है 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर ये किया गया था। ठीक है, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। इसका मुख्यालय है मुंबई में, अध्यक्ष है रामलल्लू चिंताला। मुख्यालय जो है सारा का सारा मुंबई में ही होता है, अध्यक्ष है रामलल्लू चिंताला। नाबार्ड कृषि ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था है। एक बाद में बैंक आया भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म और स्थापना कमेटी याद रखना, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती, कमेटी शिवरमन कमेटी। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में है, 12 जुलाई 1982। ठीक, भूमि विकास, लैंड डेवलपमेंट बैंक, यह कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋण देता था। पहला बैंक 1920 पंजाब में खुला जो असफल रहा। दूसरा बैंक 1929 मद्रास में जो सफल रहा। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थापना 1975, एक्ट 1976 में कानून बनकर। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थापना 1975, ये याद रखना। आरआरबी वो रेलवे वाला मत समझना, आरआरबी। ठीक, इसका क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। स्थापना किस पर हुआ, 1975 में। एक्ट कौन सा, 1976। और 1975 में जब ये बना तो 1976 में गांव में भी सुविधा के लिए ओपन हुआ। तो इसका फुल फॉर्म रीजनल रूरल बैंक है जो कि ग्रामीण सेवा के लिए था। पहला बैंक मुरादाबाद में, नाम प्रथमा बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्तमान में 43 बैंक है। नाबार्ड इनको कंट्रोल करता है। सिक्किम तथा गोवा में कोई रीजनल बैंक नहीं।
रीजनल बैंक का फुल फॉर्म है, आरआरबी का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। 1975 में खोला गया, एक एक्ट आया 1976 में, इसके बाद ये गांवों में लागू हो गया। ये गांव का विकास बैंक है, नाबार्ड इसको कंट्रोल करता है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 में हुई है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष इसके इस समय जो है चिंतालू, रामदलू चिंतालू। सेबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी बहुत महत्वपूर्ण है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज में है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। स्थापना 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988। याद रखना, नाबार्ड है 82 में, 12 जुलाई 82 में। सेबी है 12 अप्रैल 1988 में। और आरआरबी जो है रूरल रीजनल बैंक है 1975 में, ठीक है। और एक्ट के तहत 76 नाबार्ड कंट्रोल करता है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर बाजार का नियंत्रण करना, पूंजी करना। स्थापना 12 अप्रैल 1988। एक एक्ट आया था 1999 में, इसके बाद इसको शक्ति मिल गई थी। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। अब बात करते हैं शेयर बाजार की, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, भारत में जो है दो बड़े शेयर बाजार है, दो हैं। नंबर 1 पर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे जिसे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और दूसरा कौन है? और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन सभी को सेबी ही कंट्रोल करता है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 1875 में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखना, 1875 में इसकी स्थापना होती है। सबसे पुराना है। और जो इसका वो है इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स है, ठीक। नेशनल, इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में, किसकी समिति की सिफारिश पर? एक फेरवानी समिति आई थी, उसकी सिफारिश पर हुई थी, फेरवानी समिति के सिफारिश पर। और इसका जो मुख्यालय है, इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है। और फिर इसका जो इंडेक्स है निफ्टी 50, इंडेक्स जो है निफ्टी 50। बुल और बियर दो शब्द जो एक होते हैं, बुल और बियर। बुल जो है शेयर मार्केट में उछाल से संबंधित है, और गिरावट को बियर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, रट लेना, ठीक है। बुल और बियर। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, आप समझ लेना। जो भारत में स्टॉक एक्सचेंज है वो दो है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे जो कि सबसे पुराना है, 1875 में इसकी स्थापना होती है। इसका इंडेक्स है जो सेंसेक्स लिखना था, सेंसेक्स है। इसका इंडेक्स जो है सेंसेक्स है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और नेशनल है 1992 में यह आया था, ठीक है। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और 1992 बहुत दिनों बाद आया, 100 साल बाद, कि फेरवानी समिति द्वारा इसकी समिति की सिफारिश पर इसका इंडेक्स है निफ्टी 50। याद रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 75 में आया, सबसे पुराना है, इंडेक्स सेंसेक्स है, मुख्यालय मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में आया, फेरवानी समिति की सिफारिश पर इंडेक्स है निफ्टी 50। अब बात करते हैं इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फुल फॉर्म आता है इसका इरडा का, IRDA। क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी, क्या है? रेगुलेटरी एंड दिल्ली, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड दिल्ली
एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए एडा का जो फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना कब हुई थी? 1939। 1939 में इसकी स्थापना हुई है। इसी समय एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, याद रखना हिस्ट्री में, ठीक है। खैर उस जाने दीजिए। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ये इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करता है। अब ध्यान रखना ईडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्थापना 1939, मुख्यालय हैदराबाद, इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करना है इसका काम। एलआईसी एक बीमा कंपनी है, इसकी स्थापना 15 सितंबर। देखो एलआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमा कंपनी है। 15 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। 1956 में 15 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है और एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, ठीक है। अब बात करेंगे आइए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि टैक्स क्या है और किस प्रकार ये डिवाइड होता है और किस प्रकार ये भारत सरकार इस पर टैक्स लगाती है, किन किन चीज़ों पर, और हम लोगों को टैक्स से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये हेडिंग डालिए टैक्स। टैक्स क्या है? देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा जो किसी वस्तु या सेवा पर जो अनिवार्य रूप से कर लगाया जाता है उसको टैक्स कहते हैं। टैक्स हमारे पास दो प्रकार से हैं, दो प्रकार के टैक्स हैं। नंबर एक पर है प्रत्यक्ष कर, जिसे डायरेक्ट कर बोलते हैं, और एक है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार के टैक्स हैं। ऐसा कर, प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो सरकार हम पर डायरेक्ट लगाती है। डायरेक्ट लगाती है मतलब जैसे आय पर हमारे टैक्स लगा देती है, आय कर, निगम कर, निगम कर, उपहार कर, उपहार कर, ये सब डायरेक्ट लगाती है, ठीक है। उपहार कर और धन संपत्ति पर, जो संपत्ति पर लगाती है, धन व संपत्ति पर, ये भी इसी में आता है। और अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर जो हम पर डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, किसी वस्तु पर लगाया जाता है, किसी सेवा पर लगाया जाता है, जैसे जीएसटी हो गया। सबसे बड़ी बात जीएसटी ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। जीएसटी हो गया। उत्पाद कर, उत्पाद कर यानी किसी प्रोडक्ट पर जब उत्पादन किया जाता है तो उत्पाद कर लगाया जाता है। केंद्रीय बिक्री कर जिसे बोलते हैं सीएसटी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, मूल वर्धित, राज्य सरकार लगाती है, ठीक है। तो समझ ही गए होंगे। प्रत्यक्ष वो होता है जो किसी वस्तु पर न लगकर डायरेक्ट हम पर लगाया जाता है, प्रत्यक्ष होता है। बाकी बात करें जैसे आप रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, तो ये सेवा कर है जो कि अप्रत्यक्ष में आता है, ठीक है। तो सेवा कर आप समझ लीजिए। आगे बात करते हैं। अब पॉइंट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है जीएसटी क्या है। यहाँ पर डालेंगे जीएसटी। देखिए जो सबसे पहले है जीएसटी के बारे में मुख्य चीज जान लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करते हैं। ये इसका जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है उसका नाम है असीम दास, ठीक है। इसकी एक ड्राफ्ट बनाया है इस कमेटी ने। विजय केलकर समिति पर यह लागू हुआ है, विजय केलकर समिति पर यह लागू हुआ है। और ये 122वां एक्ट बिल आया था और 101वां संविधान संशोधन। सबसे पहले ये कहाँ लगा था? फ्रांस में लगा था 1954 में। अपना जो जीएसटी मॉडल आधारित है वो कनाडा पर आधारित है, कनाडा पर आधारित है। सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लगा था? तो असम। दूसरे नंबर पर किस राज्य में लगा था? तो बिहार में। सबसे अंतिम में कहाँ लगा है? तो लगा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जहाँ लगा है वो असम है, फिर बिहार है, फिर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये जो संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण से है। 102वां ओबीसी आयोग है जिसकी स्थापना 1993-92 में की गई है, मुझे याद नहीं है, उसको देख लेना। 104वां संविधान संशोधन क्या है? 104वां माइंड से स्लिप हो गया, ठीक है। अब याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो बस इतना है। पहला राज्य जहाँ लागू हुआ था 12 अगस्त 2016, यानी ये 2017 से लागू है। असम में कब लागू हुआ था? 12 अगस्त 2016 को। बाकी संपूर्ण देश भर में 2017 से लागू है, ठीक है। जीएसटी में दर कितनी प्रकार की होती है? जीएसटी में जो दर है वो 5 प्रकार की दर है, 0, 5, 12, 18, 28। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन सा कर जीएसटी में नहीं आता है, तो आप उसमें बना लेना। उसके बाद जीएसटी के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार से हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। देखिए जो जीएसटी के प्रकार हैं महत्वपूर्ण है। जीएसटी के जो प्रकार हैं वो 3 हैं, एसजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। आईजीएसटी देखिए, एसजीएसटी है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, राज्य सरकार। सीजीएसटी है जो सेंट्रल लगाती है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड यानी दोनों लोग लगाते हैं। देखिए अगर किसी कारोबारी का जो 15 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 15 लाख नहीं 20 लाख है, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें अंकों की संख्या 15 होती है, ठीक है। इतना समझ गए सारे लोग। जीएसटी जो परिषद है, जीएसटी परिषद है, उसका जो आर्टिकल है 279A में है, ठीक है, 279A में है। कुल सदस्य इसके जीएसटी परिषद के 33 है। अध्यक्ष है निर्मला सीतारमण, इसका वित्त मंत्री जो होता है अध्यक्ष होता है। वर्तमान में जो वित्त मंत्री होगा वही अध्यक्ष होगा, ठीक है, जो कि निर्मला सीतारमण है। और जीएसटी 269A और 246 दोनों अनुच्छेद संविधान में जीएसटी से संबंधित है। 269A और 246A, ये 269 है, ठीक है, ठीक है। 246 ये दोनों जीएसटी से संबंधित है, 69 याद रखना। जैसे जीएसटी के प्रकार क्या है? एलपीजी, शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद, इन पर जीएसटी नहीं लगता। जैसे शराब हो गया, विद्युत हो गया और पेट्रोलियम हो गया, इस पर जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि इनके जो रेट हैं वो डेली अप डाउन हो सकते हैं। अब बात करें मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की बात करें, यानी मुद्रास्फीति महंगाई को कहते हैं। मुद्रास्फीति महंगाई जिसे इंग्लिश में कहता है इन्फ्लेशन। आइए थोड़ा सा भी इस पर भी चर्चा करते हैं। मुद्रास्फीति देखिए, मुद्रास्फीति क्या है? वस्तु एवं सेवा से लगातार वृद्धि या महंगाई कहते हैं, जिसे मुद्रास्फीति खरीदारी कम हो जाती है। देखिए महंगाई में क्या है, जब महंगाई बढ़ती है तो खरीदारी कम हो जाती है। महंगाई के प्रकार क्या है? मांग जनित महंगाई और लागत प्रेरित महंगाई। देखिए जो महंगाई है, मुद्रास्फीति को महंगाई कहते हैं। मुद्रास्फीति देखिए, मुद्रास्फीति में जो महंगाई है वो 2 प्रकार से, एक है मांग जनित, इसे महंगाई भी बोलते हैं, ठीक है, महंगाई बोलते हैं। देखिए वस्तु एवं सेवा में जब लगातार वृद्धि होती है, वस्तु एवं सेवा में सेवा के कर में जो लगातार वृद्धि होती है उसे ही महंगाई कहते हैं। जिससे कि महंगाई में मुद्रा की शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो ज्यादा रुपए में कम वस्तु मिलती है। एक होती है मांग जनित और एक होती है लागत प्रेरित। मांग जनित क्या है कि जब किसी वस्तु का प्रोडक्शन कम है, मांग बढ़ गया तो महंगाई तो आ ही जाएगी, भाई ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं। वस्तु एक है, खरीदार 10 है, तो जो ज्यादा देगा वो ले जाएगा। लागत प्रेरित क्या है कि जो लागत जिस वस्तु से वो सामान बनाई जा रही थी वो ही महंगी हो जाएगी, तो उससे जो सामान बनेगा तो वो भी महंगा हो जाएगा, ठीक है, लागत बढ़ने से। उसके बाद महंगाई का मापन जो है किस प्रकार से होता है? थोक मूल्य सूचकांक WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, इस पर RBI महंगाई का मापन करता है। अनुपस्थिति मंदी, डिफ्लेशन क्या है? महंगाई के विपरीत है मंदी, वस्तु एवं सेवा कीमत पर लगातार कम होता है मंदी में, और इसमें मुद्रा की खरीदारी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे जब कभी भी मंदी आती है, महंगाई के विपरीत है मंदी, महंगाई के विपरीत वस्तु एवं सेवा कीमत का लगातार कम होता है मंदी में, और मुद्रा की खरीदारी बढ़ जाती है। देखिए जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और लोगों का जो पैसा है उससे ज्यादा लोग वस्तु खरीद सकते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति कीमत लगना, महंगाई होता है। महंगाई आने पर, महंगाई जब आती है तो लाभ किसको होता है? किसान, व्यापारी, उत्पादक, ऋणी, ऋणदाता, उपभोक्ता। हानि होता है ऋणदाता, उपभोक्ता, बचत या निश्चित आय वर्ग को हानि होता है।
बात करते हैं गरीबी की। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है गरीबी से, थोड़ी सी चर्चा गरीबी पर भी कर लेते हैं। देखिए गरीबी, पॉवर्टी लाइन जिसे बोलते हैं गरीबी। देखिए गरीबी क्या होता है, वह स्थिति जिसमें कोई भी आदमी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो गरीबी में आता है। जैसे कि मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये मूलभूत है। अगर आदमी की ये चीजें पूरी होंगी तभी वो आगे बढ़ सकता है। गरीबी जो है दो प्रकार की, एक होती है सापेक्ष गरीबी और एक होती है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष, निरपेक्ष और सापेक्ष। देखिए निरपेक्ष गरीबी वो होते हैं जो कतई गरीब होते हैं, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ नहीं होता है, वो गरीब ही होते हैं। रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ नहीं हो पाता है, वो निरपेक्ष गरीबी में आते हैं। सापेक्ष गरीबी ऐसा होता है कि जो दूसरों की तुलना में गरीब हो, ऐसी गरीबी अपने देश में नहीं है। ये ज्यादातर विकसित देशों की गरीबी है। जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर से चल रहा है और तुम फॉर्च्यूनर से चल रहे हो, तो तुम फॉर्च्यूनर वाला गरीब हुआ ना हेलीकॉप्टर की तुलना में, लेकिन चल तो फॉर्च्यूनर से रहा है। तो ये सापेक्ष गरीबी हो गई। निरपेक्ष ये ज्यादातर विकसित देशों में जैसे यूएसए, जर्मनी आदि देशों में पाया जाता है। निरपेक्ष गरीबी विकासशील देशों में जैसे कि भारत है, इसमें पाया जाता है। ठीक है। एक आता है लारेंज वक्र और गिनी गुणांक। लारेंज वक्र और गिनी गुणांक जो है, लारेंज वक्र और गिनी गुणांक जो है वो सापेक्ष गरीबी को मापते हैं, गिनी गुणांक। ठीक है, ये सापेक्ष गरीबी को मापते हैं। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और महंगाई में उल्टा संबंध बनता है। एक फिलिप्स वक्र है, फिलिप्स वक्र जो महंगाई और गरीबी में उल्टा बताता है, महंगाई और गरीबी में उल्टा संबंध बताता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें गरीबी कौन मापन कौन करता है, तो गरीबी का जो मापन है वो नीति आयोग एनएसओ करता है। एनएसएसओ जो अब हो गया है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। एक समिति बनाई थी वाईके अलग समिति, जो 1979 के आधार पर बताया था कि ग्रामीणों में 2400 कैलोरी तथा शहरों में। वाईके अलग समिति के आधार पर ग्रामीणों में अगर 2400 कैलोरी पर डे मिल रही है और शहर में 2100, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। ठीक है, तो कैलोरी के आधार पर वाईके अलग समिति ने बताया था। ठीक है, बाकी बात करें, एक समिति आई थी डीटी लकड़वाला की समिति। इसने किस बेसिस पर किया था इसने एक रिपोर्ट जारी किया था उपभोक्ता सूचकांक पर। डीटी लकड़वाला ने उपभोक्ता सूचकांक पर किया था गरीबी का आकलन 1993 में। ठीक है, 1993 में डीटी लकड़वाला की कमेटी ने किया था। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में आई थी, जिसने आप अपने ऊपर कितना न्यूनतम पैसा खर्च करते हैं इस पर था। अगर आप शहर में हैं तो आपको 1000 रुपये पर मंथ और या 38 रुपये पर डे, गांव में है तो 816 और 27। ठीक है, तो ये है सुरेश की। सी रंगराजन समिति आई थी न्यूनतम उपभोग के आधार पर। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर के आधार पर। अब बात करें बेरोजगारी से, जहां पर बेरोजगारी से भी क्वेश्चन बनता है। जब व्यक्ति को कम रोजगार मिलता है उसे बेरोजगारी मिलता है। जब व्यक्ति को, इसको पहले थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं। आइए चर्चा करते हैं गरीबी पर, बेरोजगारी पर। बेरोजगारी किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, बेरोजगारी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति को काम ना मिल पा रहा हो तो वो बेरोजगारी में आता है। इसके आंकड़े एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। बेरोजगारी दो प्रकार से, एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक
और एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? ऐच्छिक में होता है अपने इच्छा से, जब कोई आदमी अपने इच्छा से काम नहीं करना चाहता तो हुआ तो बेरोजगार ही ना, खुद नहीं काम करना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी और एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी, ठीक है। अभी बात करते हैं अनैच्छिक में होता है जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है। प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी होती है जिस अदृश्य जिसे बेरोजगारी कहते हैं, यह भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी होती है जैसे कि मौसम के आधार पर, जैसे कोई बारिश का मौसम आया, धान लगाने का समय होगा तो जितने लेबर कास्ट के लोग हैं उनको काम मिल जाएगा, तो जैसे ही सीजन गया फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो मौसम के आधार पर काम मिलना ज्यादातर ये कृषि में पाई जाती है। बात करें शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोगों के लिए एक बड़ा तबका भारत का बहुत ज्यादा पढ़ लिख चुका है, हालांकि सबके लिए उतनी नौकरी अवेलेबल तो है नहीं, तो शिक्षित बेरोजगारी आना लाजमी बात है। बात करें नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की, यहाँ ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब चलते हैं और चर्चा करते हैं नेशनल इनकम पर, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। जिसे देश के नागरिकों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जितना पूरे देश, किसी भी देश के नागरिक कमाते हैं वही राष्ट्रीय आय होता है। इसका आंकड़ा जो है पहले CSO जारी करता था और 2019 तक, अब NSO करता है। स्थापना CSO की, देखो CSO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 मई 1951 को, ठीक है। और बात करें किसकी, NSO की, तो NSO 2019 में आया है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, 2019 में आया है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय मापने की जो विधियां हैं, किस प्रकार से किसी भी देश की। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की पहली बार जो गणना है दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने उस समय बताया था प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया था। ये किस समय की थी? 1867-68 में राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, जिसमें 20 रुपए पर कैपिटा इनकम बताया था दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, सॉरी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखी थी। 1867-68 में मापन किया, ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते हैं, और पर कैपिटा इनकम 20 रुपए बताया था इन्होंने। वैज्ञानिक विधि के आधार पर 1931 और 32 में जो है वैज्ञानिक विधि के आधार पर इन्होंने बताया था, BK राव ने। तो ये इसका थोड़ा सा इतिहास था जो महत्वपूर्ण था, डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय मापने की विधि क्या हो सकती है। तो पहला तो विधि है कि हम डायरेक्ट किसी की आय को माप लें या व्यय को माप लें, कितना खर्चा कर रहा है तो भी पता चल जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्पाद विधि। उत्पाद विधि में बहुत सारी चीजों को जानकारी रखना आवश्यक है, जैसे कि उत्पाद विधि के जो तत्व हैं, यानी कि जो उपकरण है वो है GDP, NDP और GNP और NNP आदि। अब बात करते हैं सबसे पहले GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में बने कुल उत्पाद को GDP कहते हैं। GDP कहते हैं। अगर GDP की बात करें तो भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। अब बात करते हैं NDP क्या है। NDP का जो फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। GDP का है सकल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक, NDP है यार, टी लिखे हैं, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें तो इसमें से जब NDP बराबर क्या हो जाएगा, जब कभी भी शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करना हो कि शुद्ध घरेलू, घर में कितना उत्पादन हो जो स्वयं राष्ट्र ने उत्पादन किया है, तो जो GDP है उसमें से जो घिसावट है उसको घटा देंगे, NDP जो घिसावट को घटा देंगे तो मिल जाएगी NDP।
अब बात करते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, जब जीडीपी में जो है प्लस एक्स जोड़ देंगे, माइनस एम घटा देंगे। जहां पर एक्स विदेश से प्राप्त आए हैं, विदेश से प्राप्त, और एम जो है विदेशों को भेजी जाने वाली है, विदेश जाने वाली। भाई जब जीएनपी में से क्या है, जीएनपी तो लिखे, सही तो लिखे। जब जीएनपी में हम लोग जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या राष्ट्रीय आय में जब विदेश से आने वाली आय भी तो भारत में ही कोई पैसा भेजता है, वो जोड़ लेंगे, और यहाँ से कुछ देश को भेजते हैं जो लोग कमा कर, जैसे नेपाल में, भूटान में, तो उसको माइनस कर देंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। बात करें एनएनपी की, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात करें तो जो पेवर राष्ट्रीय आय है, तो पेवर एक वर्ष में भौगोलिक उत्पादन जीडीपी प्लस में जो विदेशी आय आई है वो, और फिर माइनस में जितना मूल्य ह्रास हुआ है, जितना इधर उधर पैसा खर्च किया है या जितना यहां से भेजा गया है, तो हमको एनएनपी मिल जाएगा। तो समझ गए सारे लोग, इतना मामला क्लियर है। पर कैपिटा इनकम निकालना हो तो टोटल जितना वर्ष में कमाई हुआ, टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, प्रति व्यक्ति वार्षिक विकास है। अब बात करते हैं बजट से, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बजट क्या है, बजट की बात कर लें थोड़ा सा दोस्तों। बजट क्या है, और जो क्वेश्चन बनेगा तो हम इसको भी वहां से धुआं ही कर देंगे, ठीक है। बजट क्या है, बजट जो है, बजट शब्द का नाम जो है कहीं भी संविधान में लिखा नहीं हुआ है, किसी भी विवरण में नहीं लिखा। बजट को लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि आर्टिकल 112 में है। बजट शब्द फ्रांस के बूचट शब्द से बना है, फ्रांस की बूचट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, ठीक है। बूचट शब्द बना है। 1 फरवरी को संसद में सबसे बड़ा बजट जो होता है, बजट सत्र 1 फरवरी को 1 फरवरी को हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री जो है संसद में बजट पेश करते हैं। सबसे पहला जो बजट है उसको किसने, भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वो थे षणमुखम चेट्टी। सबसे पहला स्वतंत्र भारत का जो बजट पेश किया गया था वो किया गया था जॉन मथाई द्वारा, जो कि पहले रेलवे और वित्त दोनों एक में था, ठीक है। इंदिरा गांधी पहली वित्त मंत्री थी, महिला वित्त मंत्री थी। 1970 में बजट प्रस्तुत की। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया था, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है, ठीक है, ये तो जानते हैं। राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय बनाता है। कार्य मुद्रास्फीति। अब बात करेंगे आर्थिक नियोजन की अवधारणा कहाँ से ली गई है, उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। 1-2 पॉइंट पर डिस्कस करते समाप्त करेंगे। ये है दोस्तों जिसमें मैंने लिखा है आर्थिक नियोजन। देखिए इसकी शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मुझे रिफ्यूल करना पड़ेगा। हो गया। देखिए दोस्तों, जो है आर्थिक नियोजन जो भारत में है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? पंचवर्षीय योजना की रूस से ली गई है, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है वो रूस से ली गई है। और
बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और यहाँ से हर हाल में एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर चर्चा अभी हम कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो आपका बन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। हाथों पर गिर गया यार, ठीक है, ठीक हो गया। आइए और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, आर्थिक नियोजन को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना है क्या, इसका उपयोगिता क्या रहा है उस समय भारत में। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग ये कहां से ली गई है? तो ये लिया गया है रूस से लिया गया है, ठीक है, रूस से लिया गया है। और भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा से रूस से ली गई है। भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय, ये कहां से लिया गया है एक बार क्लियर कर दूं, रूस से लिया गया है, रसिया से। टोटल 12 आई है। स्टार्ट कब हुआ है? 1951 से, और चला कब तक है? मैं एक बार देखो उसको। 2012 अंतिम योजना 2012 से 17 तक चली, ठीक है, 2017 तक चली। अंतिम के जो अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री मोदी थे। प्रथम योजना के जो थे नेहरू जी थे, ठीक है, 1951 में आई थी, ठीक। अब बात करें प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या होता है? इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, होते हैं। फॉर्मेशन, स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। प्लानिंग कमीशन की योजना आयोग एक संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था हो, और यह नीति आयोग भी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से भी क्वेश्चन आता है, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय वित्त परिषद, 6 अगस्त 1952 में हुई थी। एनडीसी जिसे बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1952 में, ठीक है, ठीक, 6 अगस्त 1952 का। योजना आयोग का आखिरी अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा किया जाता है। एनआईआईटी, नेशनल नीति आयोग की बात करें तो नीति का बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग, NITI, सॉरी, नीति आयोग का बात करें, इसका जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक। सबसे पहले इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक। इसके तहत 7 प्लानिंग लाई जाएगी। इसके तहत जो है 7 ईयर की प्लानिंग लाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बात कर लेंगे, इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे शायद अरविंद खुल्लर, ऐसे करके कुछ था, मुझे याद नहीं है, बाद में करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। इतना सारा जो भी डिटेल था हमने समझ लिया। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, इसका समय था 1951 से 56 के बाद। अध्यक्ष उस समय की कौन थे? नेहरू जी थे, यानी वह प्रधानमंत्री। बात करें इसकी तो ये जो आधारित थी, ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका जो विकास का उस समय लक्ष्य रखा गया था, इसका जो यह योजना सफल रही, और जो विकास हुआ वो 3.6% की दर से हुआ, यानी कि जितना लक्ष्य रखा गया था उससे 2.1% ज्यादा हुआ। इस योजना से राष्ट्रीय आय में 18% की टोटल वृद्धि हो गई, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देना, तथा प्रति व्यक्ति आय को वृद्धि 11% हुई, ठीक है। आगे बढ़े, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस पर आधारित। दूसरी जो है पीसी महालनोबिस पर आधारित है, जो कि 1956 से 61 के बीच में आई। पीसी महालनोबिस थी,
महालनोबिस थी। ठीक है, इसका था देश का औद्योगिक विकास करना और संचार दूसरी प्राथमिकता थी। संचार दूसरी प्राथमिकता थी। ठीक है, इसके तहत देखिए जो पहली योजना थी इसमें जो बांध है, हीरा कुंड वगैरह बांध इसी में आया था, बांध वगैरह इसी में आया था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना सफल रही और ये भी सफल नहीं थी और 4.2% की रेट से आगे बढ़ी। विभिन्न महत्वपूर्ण बड़े उद्योग स्थापित किए गए, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट, WUB यूके के भिलाई छत्तीसगढ़, रूस राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा जर्मनी, ONGC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड HICL पाची झारखंड, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन तमिलनाडु चेन्नई। इसकी ट्रिक है बीरू भीरू राज दुबे। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना की गई, जैसे नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर नालगोड़ा तेलंगाना में है, भाखड़ा नागल बांध सतलुज बिलासपुर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बांध, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड, भाखड़ा सतलुज पर बना हुआ, ये सब योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसी वर्ष में योजना घाटा वित्तीयन शुरू किया गया था, यानी दूसरे में घाटा वित्तीयन भी आया गया था कि जो भी घाटा भी होगा उसकी भी गणना करेंगे, समाज के लिए समाजवादी रूप एक लक्षित करके। तीसरी की बात करें तो 1961 से लेकर 66 तक इसे कहते हैं गाडगिल योजना। गाडगिल योजना, और यह योजना असफल योजना रही थी। इसका मुख्य कारण था कि भारत चीन का युद्ध हो गया था और 1962 में भारत चीन युद्ध, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 65-66 में अकाल भी पड़ा था। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड इसी समय स्थापना हुई थी रूस की सहायता से। रुपये का अवमूल्यन 1966 में किया गया, पहली बार 1949 में कर गया था, तीसरी बार 1951 में। उसके बाद जब इतना सब लड़ाई हो गया तो 66 से गैपिंग कहाँ से आया, 66 से 69 तक प्लान हॉलीडे लाना पड़ा, क्योंकि भारत के पास बजट नहीं था इतना कि कोई कुछ कर सके। और इस समय एक वर्ष का योजना प्लान लाया गया और 1967-68 प्लान हॉलीडे में ही 1966-67 में ही हरित क्रांति आई थी। ठीक, इसी में अब बात करें चौथी की। प्लान हॉलीडे में ही जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को हो गया था। ठीक है, तो प्लान हॉलीडे 66 से 69 है। उसके बाद चौथी है 1969 से 1974 तक आई थी। 1969 से 1974 गाडगिल योजना कहते हैं। सॉरी, तीसरी को क्या कहते हैं? दोस्तों जो तीसरी योजना है और चौथी योजना है उसको गाडगिल योजना कहते हैं। ठीक है, तीसरी योजना का जो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और आम निर्भरता को अनुकरण करना। ठीक, चौथी योजना को गाडगिल योजना कहते हैं। इसका था स्थिरता के साथ में प्रगतिशील उपलब्धि के साथ आत्म रक्षा का विकास। स्थिरता और प्रगतिशील उपलब्धि के साथ आत्मनिर्भरता का विकास। चौथी योजना में पृथ्वी पर्स को समाप्त कर दिया गया। पांचवी योजना 1974 से 79। ठीक है, गरीबी हटाओ गरीबी भगाओ तथा कृषि उद्योग खाने पर है। पांचवी जो है वो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी 1974 से 79 से। पांचवी जो है 1974 से 79 तक आई, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था। इंदिरा गांधी जी की उस समय सरकार थी। ठीक है, ठीक है। कमांड ऑफ एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरुआत किया गया। पानी के सही तरीके का उपयोग है। उसके बाद एक और आता है 1978 से 80 में रोलिंग प्लान लाया गया। 1978 से 80 में रोलिंग प्लान लाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। रोलिंग प्लान जनता पार्टी द्वारा प्रस्तावित लेकिन चुनाव में पराजित होने के बाद भी 1978-80 में 2 साल का रोलिंग प्लान लागू लाया गया जनता। इसका विचार जापान से लिया गया था। रोलिंग प्लान की अवधारणा गिरनार मेडल मॉडल पर आधारित बनाई गई थी। हिंदू का विकास 5 योजना से पार कर गई और अवधारणा बनाई गई थी। ठीक है, इसका जो मुख्य था ये जनता सरकार द्वारा लाया गया था, जापान से लिया गया था। 2 सालों के लिए 78 से 80 के बीच में था। छठी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता था। गरीबी हटाओ 5वीं में था, 6वीं में था गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन यानी 80 के बाद से आया था। ये कब चला था? 1980 से 85 तक।
ठीक है, ठीक। 1980 से 85 तक ये चला था। गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता था। 7वीं था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर शामिल थे। 7वीं जो था उसका था कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बना दिया जाए, इसका विकास लक्ष्य 5.0% था। वार्षिक योजनाएं भी आई थी। केंद्र से अस्थिर राजनीति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो सकी, इसलिए 1990-91 में 2 वार्षिक योजना कार्यक्रम लागू किया गया। 8वीं था 1992 से 97, ठीक। सातवीं योजना सही से चल नहीं पाई थी, 2 सालों तक ही रही। 8वीं आई थी जॉन डब्ल्यू मुलर के मॉडल पर आधारित थी। संसाधनों अर्थात रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 निष्पक्षता के साथ विकास, भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष पर लागू किया गया था, ठीक। 10वीं था 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था, ये इंपॉर्टेंट है। 10वीं अर्थव्यवस्था जो थी उसका वो जो थी 2002 से 2007 में थी और प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था, ठीक है। 11वीं थी सी रंगराजन समिति द्वारा तैयार, इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ये इंपॉर्टेंट है। सी रंगराजन समिति गरीबी वाले से संबंधित है और इसका जो 2007 में आई थी, 2007 से 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना रंगराजन समिति की सिफारिश पर यह आई थी और इसका था तीव्र एवं समावेशी विकास, समावेशी विकास था, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना इसका मुख्य विषय तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास था, ठीक। तीव्र अधिक और समावेशी सतत विकास था। पुराने नियोजन में सबसे ज्यादा 5 करोड़ ऊर्जा, ठीक है। अब इतना इंपॉर्टेंट था जो चर्चा कर लिए हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था योजना से वो सुन लीजिए, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन बनना होगा वो इतना ही बनता है। इसी के बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। और कुछ और चीज़ें हैं वो बाद में भी चर्चा कर लिया जाएगा, तो ठीक है। देखिए, जो भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? रूस से लिया गई है, रसिया से लिया गया है। पहला 1951 में आया था, ठीक है। 1951 से 56 में अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री नेहरू जी और सिंचाई और कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। लक्ष्य 3.6% के साथ वृद्धि हुआ, 18% टोटल इंक्रीमेंट हुआ और 11% पर व्यक्ति के आय में इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है। लक्ष्य ये सफल रही थी 56 से। उसके बाद में 5वें में गरीबी हटाओ, गरीबी नारा दिया गया। 6वें में गरीबी उन्मूलन है, ठीक है। तीसरे रोलिंग प्लान जो बीच में गैपिंग हुआ था वो 1978-80 में आया था। 66 से 69 के बीच में भी गैप हो गया था, वो भी आप भी जानते हैं, उसी में हरित क्रांति आई थी, ठीक है। और अंतिम योजना आई थी 2012 से 17, उसके अध्यक्ष मोदी जी थे। और अब हो गया है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 से ये बन चुका है और इसके तहत 7 साल की योजना लाई जाएगी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष पहले कौन थे मुझे याद नहीं है, कोई खुल्लर करके ऐसे कुछ था वो उपाध्यक्ष, तो देख लेना उसको। और एनडीसी पहले इसका जो आर्थिक नियोजन का जो जांच वगैरह करता है वो एनएसओ करता है, ठीक है, नेशनल सांख्यिकी संगठन। और यही सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट था, थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया है, चर्चा कर लिया है। आप थक चुके हैं तो अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपको जानकारी समझ में आई हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करें अपने भाई बहन के पास। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ही मिलेंगी। और अब मुलाकात करते हैं आपसे एक और नए सेशन में, जो कि मे बी स्टैटिक जीके का होगा या फिर हो सकता है कि जियोग्राफी का हो, जो भी मन में आएगा पहले उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, अब मुलाकात करेंगे आपसे एक नए सेशन के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।